नमस्कार। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 6 में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में मान सकते हैं उसको, जिसमें 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होती है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। CO2 diffuse through tissue capillary walls. CO2 is carried to lungs and then CO2 diffuses through lung capillary walls. ये lung capillary wall है, ये tissue capillary wall। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सिस्टम में हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होने के लिए या बाइकार्बोनेट के रूप में डिसॉल्व कंडीशन के लिए अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो ब्लड में होता है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकली डिसॉल्व, सेकंड है बाउंड टू हीमोग्लोबिन और थर्ड है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो जब ये है डिसॉल्व कंडीशन में, रेड ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर आती है, ये टिश्यू सेल जो है वहां पर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसफर करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जब आते हैं प्लाज्मा के थ्रू, तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि लंग्स में चला जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के द्वारा हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल में पहुंच जाती है। जैसा कि अपने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फिजिकली डिसॉल्व्ड, बाउंड टू हीमोग्लोबिन और थर्ड इज बाइकार्बोनेट। फिजिकली डिसॉल्व फॉर्म में only about 3 millimeter of carbon dioxide is transported in dissolved form by each 100 millimeter of blood flow। 100 millimeter के blood flow में only 3 millimeter of carbon dioxide जो है वो dissolved form में होती है। This is about 10% of the carbon dioxide transported to venous blood। जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन है उसका ये लगभग 10% होता है।
सेकंड है बाउंड टू हीमोग्लोबिन. Another 30% of carbon dioxide combined with hemoglobin to form carb-amino-hemoglobin. Carb-amino-hemoglobin. Hemoglobin bound with carbon dioxide make carb-amino-hemoglobin. This is the amount of CO2 that can be carried from the peripheral tissue to the lungs in the form of HbCO2, 1.5 milliliter of CO2. यानी कि जो फिजिकल डिजोल्व है वहां 3 मिलीलीटर जो CO2 है वो प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है. यहाँ ये उससे भी हाफ यानी कि 1.5 milliliter of CO2 in each 100 milliliter of blood में पाई जाती है. As the bicarbonate ions, bicarbonate ion के द्वारा most important meaning, maximum part of carbon dioxide is transported through the bicarbonate ions. The dissolved form of CO2 in the blood reacts with water to form carbonic acid. Carbon dioxide, H2O, to combine and make H2CO3 means carbonic acid. The carbonic acid form in the red blood cells dissociate into hydrogen and bicarbonate ion, and it is further dissociated in hydrogen ion and bicarbonate ions. In turn, many of bicarbonate ions diffuses from the red blood cells into the plasma. This accounts of the 70% of carbon dioxide transported into the lungs from the tissue. This is only 10%. This is 20%, and this is 70%. 10, 15, 5. At the cellular level, the cells uses of oxygen quickly for cellular respiration. सेल्स जो होती है ऑक्सीजन को यूज करती है और डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स जो होता है प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन टू डू दिस एक्शन, एंड दिस हेल्प सेल टेक अप ऑक्सीजन. कोशिका जो है वो ऑक्सीजन को लेने के लिए जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू प्राप्त होती है. सेल्स क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण होता है. वो लेवल जैसे ही बढ़ता है, ब्लड जो सेल की तरफ आता है उसमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट का निर्माण हो जाता है और उसी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे सेल्स को छुटकारा मिल जाता है. जैसा कि हमने अभी बात की कि ग्रेटर प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. The CO2 reacts with the water of the cytoplasm in the presence of enzyme carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर के कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। कार्बोनिक एसिड is a weak acid which undergoes partial dissociation to yield hydrogen ion or bicarbonate ion. The given reaction mostly occurs inside RBC because the enzyme carbonic anhydrase is abundant there. कार्बोनिक एनाइड्रेस जो है उसकी मात्रा आरबीसी में बहुत मात्रा में पाई जाती है। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना, या हम ये जो मैकेनिज्म या एक तुक्का बाइकार्बोनेट आयन और एक क्लोराइड आयन, इनके ऊपर ध्यान देंगे। इन द आरबीसीज CO2 combined with the water to form carbonic acid which dissociate into H ion and bicarbonate ions in the presence of enzyme carbonic anhydrase। ये बात अपने पहले डिस्कस करी कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं वो CO2 को जल से क्रिया करा के कार्बोनिक एसिड का निर्माण कराता है। The bicarbonate ion then diffuses outside the RBC in the plasma and combined with the sodium ion to form sodium bicarbonate. This is the main reason of chloride shift. क्लोराइड शिफ्ट का मुख्य कारण ये है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। बाहर की तरफ डिफ्यूज हो तो उस क्लोराइड जो बाइकार्बोनेट आयन के डिफ्यूजन से जो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर से यानी प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। तो बाहर जाकर के जो बाइकार्बोनेट आयन है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। और क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आकर के पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ गया है उसको न्यूट्रल करने के लिए मेंटेन करने के लिए काम करता है। दिस एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड एंड bicarbonate ion between plasma and RBC is known as chloride shift. The phenomena of chloride shift maintain the electrical neutrality of cells. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करने के लिए जो घटना होती है उसको हमने क्या कहा क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट को हम ये जो वैज्ञानिक है हैम्बर्गर जिसने इसको खोजा था उसके नाम के आधार पर हैम्बर्गर फिनोमेना या हैम्बर्गर परिघटना के नाम से भी जानते हैं। रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट occurs in the tissue। जब टिश्यू के अंदर ये आरबीसी जाती है तो इसी का रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर परिघटना का रिवर्स परिघटना वहां पर होती है। The curve shows the normal blood PCO2 range between the limit of 40 mmHg in the atrial blood and 45 mmHg in the venous blood, which is the very narrow range. कर्व जो CO2 in blood
वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में, और गैसियस प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड MMHG में यदि इन दोनों के बीच में कर्व का निर्माण किया जाता है तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। क्योंकि कर्व बहुत ही नैरो रेंज का है, ये 40 टू 45 तक की रेंज का कर्व है। Normal concentration of CO2 in the blood is in all its different form is about 50 volume percentage, but only 4 volume percentage of this is exchanged during normal transport of carbon dioxide from the tissue to the lungs. यानी कि 4 वॉल्यूम का ही ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में जैसे ही concentration rise to 52 volumes percent as the blood passes through the tissue and falls to about 48 volumes percent as it passes through the lungs. तो lungs में 48 वॉल्यूम और टिश्यू में ये 52% वॉल्यूम के रूप में प्रेजेंट रहता है। The combination of oxygen with hemoglobin in the lungs causes the hemoglobin to become a stronger acid. Lungs causes the hemoglobin to become a stronger acid. This displaced carbon dioxide from the blood into the alveoli. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई की तरफ डिस्प्लेस करने की जो घटना है, यानी कि इसके द्वारा डिस्प्लेस होती, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर के स्ट्रॉन्गर एसिड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की तरफ खिंच सकती है। इस घटना को हेल्डन इफेक्ट या हेल्डन का प्रभाव कहा जाता है। थैंक यू।